परंपरागत मुद्राएं तो केंद्रीय बैंक जारी करते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी जारी करने की कोई सरकारी संस्था नहीं है जिसके तहत एक पार्टी दूसरी पार्टी को सीधे भुगतान कर सकती है। इसके बीच में कोई वित्तीय संस्था नहीं आती है। इसका हस्तांतरण तत्काल भी होता है, बैंक से गुजरने में लगने वाला वक्त भी नहीं लगता और ना ही कोई खर्च आता है। ऐसे में भारत जैसे देश में इसकी जबरदस्त संभावनाएं देखी जा रही है। तो भारत में वर्चुअल करेंसी की बहुत ज्यादा संभावनाएं देखी जा रही है। वर्चुअल करेंसीज का भुगतान करने वालों के गुमनाम होने के कारण कई देशों में इसका इस्तेमाल अवैध माना जाता है, लेकिन कई देश इसे स्वीकार कर चुके हैं। साल 2013 के बाद भारत में भी इसके इस्तेमाल की खबरें आने लगी थी, कई जगह इस्तेमाल हो रही हैं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक इसे रेगुलेट नहीं किया और ना ही इसे मान्यता दी है। अलबत्ता यह जरूर है कि रिजर्व बैंक ने इसके इस्तेमाल करने वालों को बेहद सतर्कता से काम करने को कहा और कहा है कि इसमें भी फर्जीवाड़ा हो सकता है। अहमदाबाद और बेंगलुरु की कई फर्मों ने इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने फेमा यानी विदेशी विनिमय प्रबंधन एक्ट के तहत इस पर रोक लगा रखी। हालांकि इसमें दिक्कत कहां पर है, ये फिलहाल ईडी के पास भी सवाल नहीं है इसका जवाब। क्रिप्टो कॉइन्स न्यूज के मुताबिक भारत में ये प्रतिबंधित तो है, लेकिन पूरी तरह से अवैध भी नहीं है क्योंकि इसका इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि भारत में इसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या फिलहाल बेहद कम है, लेकिन ये तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे बहुत से पोर्टल हालांकि मौजूद हैं जहां इनका कारोबार होता है। कुछ भारतीय स्टार्टअप्स ने वर्चुअल करेंसी वॉलेट सर्विस की शुरुआत भी कर दी है। तो भारत में संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। डिजिटल पेमेंट की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल इसलिए शुरू किया गया था वास्तव में कि इसने दुनिया भर में सीमा रहित, तेज और सस्ती सूचना और संचार मुहैया कराना शुरू कर दिया था। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी दुनिया भर में सीमा रहित, तेज और सस्ती वित्तीय लेन देन सेवा का विकल्प बनकर उभरी है। साल 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद दुनिया भर में लोगों ने मौजूदा वित्तीय व्यवस्था की कमजोरी को समझा था और उन्हें लगने लगा था कि इतनी बड़ी व्यवस्था भी इस तरह से बैंकरप्ट हो सकती है। इसके बाद वर्चुअल करेंसी ने नई दुनिया को एक नया विजन दिया, वित्तीय विजन दिया। भारत में वर्चुअल मनी का भविष्य क्या है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। पश्चिमी देशों का मौजूदा वित्तीय ढांचा बैंक और क्रेडिट कार्ड पर आधारित है। इसके साथ ही कई तरह के डिजिटल करेंसी भी वहां चलते हैं। भारत में भी ये प्रवृत्ति विस्तार ले रही है, यानी कि यहां भी लोग अब धीरे धीरे अभ्यस्त हो रहे हैं, वो इस्तेमाल करने लगे हैं। भारत में नई पीढ़ी के लोग भविष्य में वित्तीय ढांचे के तौर पर वर्चुअल करेंसी को स्थापित कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह से वो डिजिटल पेमेंट में अपना योगदान दे रहे, तो हो सकता आने वाले दिनों में वो क्रिस्टल मनी जैसे तमाम डिजिटल करेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे प्रोग्रेसिव सरकारों ने अपने अपने देशों में इसके इस्तेमाल को मंजूरी भी दे रखी है। गूगल और बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप यानी बीसीजी के अनुसार भारत में डिजिटल मनी स्वीकार होने लगेगा। 2020 तक इसका उपयोग $500 मिलियन तक पहुंच सकता है। यही नहीं, आने वाले समय में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में इसकी भूमिका 15% तक भी पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, साल 2023 तक जहां भी कैश के जरिए लेन देन किया जाता है, वहां भी कैशलेस लेन देन शुरू हो जाएगा इन डिजिटल करेंसीज के जरिए। तो इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्या सरकार इसे मान्यता दे तो क्यों ना दे, इस पर हम बातचीत करेंगे हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट आकाश जिंदल से, जो लगातार बाजार के हालात पर नजर बनाए रखते हैं। बाजार में किस तरह से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, डिजिटल करेंसी से लेकर तमाम बात कुछ किए जाते हैं, हम उन पर यहां पर बात करेंगे। डिजिटल करेंसीज पे भी बात करेंगे और इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे यहां पर आकाश जिंदल से, जो कि आखिर सरकार के पास ऐसी क्या दिक्कतें हैं कि वो डिजिटल करेंसीज को ना माने, क्या उससे रेगुलेट नहीं किया जाता। ये तमाम सवाल हम उनसे जुड़ने की फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे जल्दी आपकी बातचीत कराएंगे और जानेंगे कि आखिर भविष्य क्या है देश में इसका और सरकार इसे मान्यता क्यों नहीं देती है। आकाश जिंदल के साथ हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आकाश जिंदल साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तकनीकी कमियों की वजह से शायद। तो आकाश जिंदल एक जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, बाजार पर नजर बनाए रखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से हो सके वो हमारी समस्याओं का समाधान करें। हम हर बार उनसे जानते हैं कि बाजार में आखिर बदलाव क्या आ रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, तफसील से बताएंगे। डिजिटल करेंसी क्या है ये भी हम जानते रहे बीच में। ये वर्चुअल वर्ल्ड में तेजी से प्रचलित होने वाली मनी है और इसी पर हम आज बातचीत करेंगे आकाश जिंदल के साथ।
तो एक ऐसी करेंसी है डिजिटल करेंसी जिसमें कि क्रिस्टल मनी को आप जोड़ सकते हैं, साथ ही बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन का इस्तेमाल गलत धंधों में होने लगा है, कई ड्रग्स और आतंकी भी करने लगे, इसलिए लिहाजा कई लोगों का रुझान बिटकॉइन से धीरे धीरे हट रहा है। इसलिए अब क्रिस्टल मनी को बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही है। फिलहाल हॉलीवुड के सेलिब्रिटी रईसजादे और जो दुनिया भर के रईस है उसके साथ रॉयल फैमिलीज में इनका चलन खूब हो रहा है और ये भारत भी जल्दी पहुंच जाएगा। तो डिजिटल करेंसी क्या है ये हम आपको बता रहे हैं और कैसे आने वाले दिनों में ये चीजें आगे बढ़ेंगी और कैसे भारत में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि भारत में नोटबंदी के बाद से जो जनता है वो डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रही है और ऐसे में डिजिटल करेंसी। तो आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार आकाश जिंदल से हम जानने की कोशिश करते हैं और पहला सवाल यहां पर आकाश जिंदल से। स्वागत है आपका बहुत बहुत यहां पर जिंदल साहब। नोटबंदी के बाद से हमारा डिजिटल पेमेंट काफी बड़ा है, ऐसे में वर्चुअल मनी जैसे बिटकॉइन या क्रिस्टल मनी कितना बेहतर विकल्प हो सकता है? दी के समय सरकार की तरफ से भी ये बात कही गई है और एक ओवरऑल माहौल ये बना है कि डिजिटल मनी को बढ़ावा दिया जाए और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और टैक्सेशन एवेजन इन चीज़ों से बचेंगे। अब ऐसे में अगर हम बात डिजिटल पेमेंट से भी वर्चुअल मनी की तरफ चलते हैं या जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं उनकी तरफ चलते हैं तो एक वो नया एक इनोवेटिव और एक नया आइडिया होगा। देखिए ठीक है, बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट 2008-2009 में करीब दुनिया में लॉन्च हुआ, एक नया कॉन्सेप्ट है, एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, बट वो जो है एक वक्त लगेगा, एक बिल्कुल। लेकिन इस तरह के करेंसी के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शंस को क्या सरकारी मंजूरी मिल सकती है और यदि नहीं तो क्यों? हालांकि कई देशों में ये कानूनी भी हो चले हैं, ये कानूनी भी हो चले हैं कई देशों में। वर्चुअल करेंसी को अगर आम भाषा में समझाऊं, ये एक नॉर्मल नोट नहीं होता। जैसे नॉर्मल नोट है जी, मान लीजिए मैंने 100 रुपए का सामान खरीदना है तो मैं क्या करता हूं, 100 रुपए का नोट निकालता हूं। वो नोट जो दिखाई देता है, जो टच होता है, वो देख के मैं सामान खरीद सकता हूं। ये उस तरह की करेंसी नहीं है, ये ई पेमेंट के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने वाली एक चीज है। एक इसे कह सकते हैं बिटकॉइन वॉलेट्स के थ्रू वॉलेट टू वॉलेट जो है ये ट्रांसफर होती है, चेंज होती हैं, उसके थ्रू जो है ट्रांसफर होते हैं। ये एक अलग मैकेनिज्म है, एक नया कॉन्सेप्ट है। अब एज एन इकोनॉमिस्ट मैं ये कहूँगा कि आरबीआई और सरकार को इसको स्टडी करना चाहिए, बिल्कुल एनालाइज करना चाहिए जी, इवेल्युएट करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमारे सामने कई तरह के देशों के आज एक्सपीरियंस है। कई देशों में ये एक्सेप्ट हुआ है, कई देशों में एंडोर्समेंट नहीं मिली है। तो क्या क्या इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, हिस्ट्री इसकी, ओरिजिन इसका, आगे चल के क्या फ्यूचर पोटेंशियल है, सब चीजों को एनालाइज करके ही आई थिंक हिंदुस्तान में फैसला लिया जा सकता है कि आगे क्या रुख रखना है, क्या चीज। ठीक है, लेकिन जैसे कई तरह के पेमेंट गेटवे या कई तरह के ई वॉलेट है मौजूद, तो ऐसे में डिजिटल करेंसी के भी कई विकल्प हों तो समस्या कहां है? जैसे पुराने समय में बार्टर सिस्टम चलता था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, अभी भी हो सकता है ये? सवाल है आपका। देखिए मैं ये कहूंगा ई वॉलेट डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक एंगल है, एक चीज है जो देश के अंदर चलती है और उसे यूज किया जाता है। अब आप वहां से पहुंच रहे हैं बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम एक कन्वेंशनली हिस्टोरिकली एक जमाने में चलता था, उस जमाने में बार्टर से ही जो है काम होता था और शायद इसलिए होता था क्योंकि करेंसी उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब आ जाता है कि क्या उस चीज को देखते हुए जो वर्चुअल पेमेंट सिस्टम है या बिटकॉइन जैसे कंसेप्ट को आगे कितना हम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। आई थिंक अगेन बात वही आ जाती है कि इस पे रिसर्च, डिटेल्ड डिस्कशन, डिटेल्ड डेलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तभी जाके इस पे फैसला होना चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास है, देखिए 2008-9 में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका है, जिन कंट्रीज में ऑलरेडी इसका यूजेज हम देख चुके हैं, कुछ कंट्रीज में यूजेज नहीं भी अलाउ किया गया, उन सबको
स्टडी किया जाए, वहां